हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए आज बात करते हैं मूल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज यील्ड के बारे में। मूल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज यील्ड कई बार क्वेश्चंस में दी हुई होती है, तो हाउ टू यूटिलाइज इट एंड हाउ टू सॉल्व स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, इसको डिफाइन करते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ product obtained upon theoretical or stoichiometric amount of product obtainable मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको समझा दूं कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है। यील्ड का मतलब जैसे आप समझते हो प्रोड्यूस, पैदावार, क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप न्यूज़ में सुनते भी हो, इस तरह की खबर आती है कि बिकॉज ऑफ द फ्लड और बिकॉज ऑफ द ड्रॉट क्रॉप कि जो यील्ड है, मान लो वीट क्रॉप है या कोई पैडी है, उसकी यील्ड 20% घट गई, ओनली 80% है या 70% यील्ड है। तो यील्ड मतलब पैदावार, प्रोड्यूस। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोड्यूस ही तो है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यील्ड? तो यील्ड का मतलब हम यहाँ कह रहे हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन थियोरेटिकल और स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल इनटू 100। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये बड़ा आसान सा एग्जांपल लिया। आप सभी जानते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। आप ये भी जानते हो कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया विच इज 100 ग्राम, तो इसे कंप्लीटली अगर डिकम्पोज करा दो तो आपको मिलना कितना चाहिए था, ये 44 ग्राम, दैट मीन्स 1 मोल। बट क्वेश्चन अगर आपसे ये कहे, मान लो ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराने पर वी ऑब्टेन्ड ओनली 22 ग्राम ऑफ CO2, तो परसेंटेज यील्ड कितनी? तो आपका जवाब होगा 50%। क्यों 50%? क्वेश्चन ने क्या कहा, कितना ऑब्टेन हुआ CO2 फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CaCO3? ओनली 22 ग्राम। तो 22 ग्राम क्या हुआ, ये न्यूमरेटर। फॉर्मूले में देखो, न्यूमरेटर एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, बट कितना मिल सकता था स्टाइक्योमेट्रिकली या रिएक्शन के हिसाब से, हाउ मच यू कुड हैव ऑब्टेन्ड, दैट इज 44 ग्राम। तो फिर ऐसे केस में परसेंटेज यील्ड क्या बोलोगे? अगर ये 22 ग्राम मिला अपॉन 44 इंटू 100, सो दैट विल बी 50%। तो फिर आप यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हुआ क्या, बाकी का कहाँ गया वो? तो देखो, अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि बाकी का CO2 गया कहाँ। बाकी का CO2 तो बना ही नहीं। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट वो 100 ग्राम था, हो सकता है कि ओनली 50% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू दिस रिएक्शन, दिस वन। बाकी 50% ऑफ CaCO3 माइट हैव गॉन इन सम अदर केमिकल रिएक्शन जिसकी हमें कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, या यूं भी हो सकता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की हो और पता चला 100 ग्राम में से डिकम्पोज ही केवल 50 ग्राम हुआ है। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर होगा कि कोई पैरेलल रिएक्शन चल रही है जिसमें वो रिएक्टेंट खर्च हुआ है, या रिएक्शन की यील्ड कम होने का रीजन वो रिवर्सिबल नेचर है रिएक्शन का। तो वो क्वेश्चन कई बार मेंशन करेगा। आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है फॉर परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, कितना मिला प्रोडक्ट अपॉन कितना मिल सकता था इनटू 100। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई एक कोल सैंपल हो,
मान लो WKG लिया हुआ हो, कंटेनिंग 1% ऑफ FeS2 बाई मास, इस तरीके से दिया जाता है तो बाई मास ही होता है वो। ऑन कंबस्शन 2 mole of SO2 gas is obtained with 40% reaction yield। मान लो इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई हो और रिएक्शन भी दी हो, मान लो FeS2, ये कहलाता है फूल्स गोल्ड। कंबस्शन कराएंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 गैस, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2 ले सकते हैं, 4 सल्फर हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 4, और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 3 और 8 11 5.5। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अच्छा, क्वेश्चन में अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं भी दी होगी तो वो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक कोल सैंपल है, WKG उसका मास है, containing 1% of the FeS2 by mass, on combustion 2 mole of SO2 is obtained with the 40% reaction yield। आपको बताना है कि W कितना है, तो क्वेश्चन में यही है कि फाइंड W। क्या करेंगे, अब इसके अंदर FeS2 है और पता नहीं कौन इंप्योरिटीज हैं, WKG मास दिया हुआ है, मान लो ये X kg है, तो दैट वी कैन फाइंड आउट। तो फिर मोल्स कितने हो गए, X इंटू 10 के पावर 3000 ग्राम अपॉन FeS2। क्वेश्चन में दिया होता है ये सब इंफॉर्मेशन कि आयरन का एटॉमिक मास 56 है, सल्फर आप जानते भी हो इजीली, इट इज 32। तो आयरन 56 प्लस 2 इंटू 32 64, 120 हो गया। सो वैल्यू बिकम्स X इंटू 1000 अपॉन 120 मोल। अब देखो, यहीं से देखो स्टोइकियोमेट्री से 2 मोल से कितने मिलेंगे, 4 मोल। मैं यहीं कर देता हूं, 2 मोल से 4 मोल, मैंने बताया भी था हाउ टू रीड स्टोइकियोमेट्री। तो 4/2 इंटू फिर इतने मोल से कितना मिलेगा, X इंटू 1000 अपॉन 120। ये किसके मोल ऑप्टेन होते, SO2 के, मगर ये तो जब होते जब ईल्ड 100% होती। अभी क्वेश्चन में ईल्ड कितनी दी हुई है, कई बार ईल्ड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो के ऊपर, रिएक्शन में कितनी दी हुई है 40%। तो एरो के ऊपर यदि कोई परसेंटेज लिखी होती है तो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ ईल्ड ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब 40% ईल्ड है, तो इतना मिला ही नहीं, कम मिलेगा, कितना मिलेगा 40% ऑफ इट इंटू 0.4। दीज मनी मोल्स शुड बी ऑब्टेन्ड, और ये मोल्स कितने हैं, दीज मोल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 मोल्स। अगर यहां से थोड़ा सॉल्व करें तो ये 2 बार कैंसिल आउट हुआ, ये 60 टाइम्स, इसको यहां 600 कर देंगे, 4 150 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 300 अपॉन 1000 0.3 kg। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई W का 1%, तो 1 अपॉन 100 is the mass of FeS2 and that is given in the question as 0.3। तो W is equal to 30 kg। कैलकुलेशन आगे भी एक बार स्वयं भी चेक कर लेंगे। सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व, दिस इज योर आंसर। तो यील्ड का हमने यूज किया और यहां 0.4 मल्टीप्लाई किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड और आई कैन राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं यील्ड के ऊपर। यील्ड के ऊपर क्वेश्चंस कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर मतलब मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 5 में एक क्वेश्चन लिया था मैंने ऐसा,
सिक्वेंशियल रिएक्शन का, सिक्वेंशियल मतलब वो फैक्टर लेवल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए या इलस्ट्रेट करने के लिए। वो कुछ ऐसा था, ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3। क्या था ये? कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो बना था NO plus H2O। NO reacts with atmospheric oxygen to form NO2, which is dissolved in water to give HNO3 plus NO। चलो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने पर यहाँ पर हमने मान लो 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से, यहाँ 2NO, और 2 और 3 5, 2.5। NO यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, 3NO2, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2HNO3, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन हो गए 6 और 1 7, दैट्स इट, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये कहलाता है ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ HNO3। क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट लेंगे इस बार क्वेश्चन में मान लो यील्ड भी दी हुई है हर इंडिविजुअल स्टेप की। मान लो ये 75% यील्ड, ये 50% यील्ड ऑफ द रिएक्शन, एंड दिस इज 25% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन वापस से ऐसे कहे कि व्हाट मास ऑफ HNO3 in kg will be obtained from 17 kg of, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 17 ले लिया ताकि वो आसानी से डिवाइड हो जाए। आप, मेरा पर्पस यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। 17 kg ऑफ अमोनिया while other reactants are taken in excess। मान लो यही क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व। अब देखो रिएक्शन हम बैलेंस कर चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स दैट दे फॉरगेट टू बैलेंस द रिएक्शंस प्रॉपरली, और फिर तो आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये बात जरूर इंश्योर करनी होगी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। नहीं है तो आपको बैलेंस करनी होंगी। अब मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं। देखो क्वेश्चन ने कहा कि 17 kg ऑफ अमोनिया, तो अदर रिएक्टेंट्स एक्सेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 17 kg मीन्स 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 17 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गए? मोल। किसके? अमोनिया के। मैंने बताया भी था, इंटरमीडिएट पे जाओ, 2 मोल से 2 मोल तो 2/2। ये किसके मोल बने? NO के नहीं बने। ये तो जब बनते जब यील्ड कितनी होती? 100%। तो फिर एक्चुअल कितने मिले हैं, कितने मोल बने हैं? 70%, 75% ऑफ इट। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 0.75। ये है मोल ऑफ NO इंटू 2 मोल से ये 2 मोल, तो 2/2। इतने मोल NO2 के बनते नहीं बने हैं। कितने बने हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कम बने हैं, यील्ड 50% है ओनली, इंटू 3 मोल से 2 मोल 2/3 इंटू यील्ड कितनी? 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% यील्ड है। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 फॉर्म्ड इंटू मास 63 मोलर मास। ग्राम में आ गया, नहीं केजी में डिवाइड करो, दैट्स इट, दिस इज द मास ऑफ HNO3 इन kg। तो सॉल्व करेंगे जब मास ऑफ HNO3 को kg में, 17 से 17 कैंसिल, 1000 से ये 1000 भी कैंसिल, 2 से 2 उड़ गया, ये 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना? 3/4, 1/2 ये वाला, ये हो चुका, इंटू 2/3 इंटू 1/4 इंटू 63 kg। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू गेट 3 से ये 3 भी कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 16
तो 63 अपॉन 16 kg सॉल्व करेंगे तो 4 kg के आसपास, बस मैं यही लिख देता हूँ, दिस इज द आंसर। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस यू कैन डू, and I hope you have understood the concept of percentage yield. I have taken 2 questions here on percentage yield, and this is an important concept for the students preparing for IIT JEE. तो ये था concept of yield of the reaction। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं डेंसिटी। अब बात आती है, स्टूडेंट सोचते हैं डेंसिटी तो हम जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, हम डेंसिटी के साथ साथ बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो लिखें हेडिंग डेंसिटी। जैसा कि सभी जानते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या लेंगे डेंसिटी की, एसआई में ले रहे हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीजीएस में ले रहे हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कई बार इसे ग्राम पर एमएल भी बोलते हैं। बट you have to keep you have to remember that, for example, water, density of water at 4 degrees Celsius, it is maximum for water 4 degrees Celsius पर। क्यों? You will learn in chemical bonding, in hydrogen bonding of water or ice। तो डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में SI यूनिट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो लाइक दैट यू रिमेंबर, सो कीप इन माइंड ग्राम पर ml इज अ बिगर यूनिट देन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहीं पे बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। That is equal to density of a substance upon density of reference substance। डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, ये रिलेटिव डेंसिटी है। और मैं पहले भी एक बार मैंने शुरू में कहा था, आप अगर मेरे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट 1, तो वहाँ कहा था कि किसी भी टर्म में अगर रिलेटिव लिखा जाता है तो रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि इट बिकम्स डायमेंशनलेस, इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेम यूनिट, डायमेंशनलेस टर्म। अच्छा, यहाँ ध्यान भी रखेंगे, जैसे डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। अब यहां रिलेटिव डेंसिटी, किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे डेंसिटी को, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, एंड दिस इज मेनली टेकन ऑफ 2 टाइप्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी। नाम से मालूम पड़ रहा है, वेपर डेंसिटी मीन्स फॉर गैसेज ओनली। तो फिर मेनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यूज्ड मेनली फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। चलिए वन बाय वन वी विल डिफाइन बोथ स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है ये, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस upon density of, who is the reference chosen,
आई होप यू रिमेंबर दिस, वाटर, लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अगर हम ग्राम पर ml में ले लें, तो आप जानते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। तो वी कैन से दैट specific gravity is same as density of the substance in gram per ml, but no unit. Again, specific gravity, temperature dependent. तो यहां से हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में समझने के लिए कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड जनरली होती है 7.8 ग्राम पर ml। तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड क्या लिखना होगा फिर? ओनली 7.8, नो डायमेंशन, नो यूनिट, ओनली 7.8। चलिए बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। ये एक यूजफुल टर्म है, शॉर्ट में VD, वेपर डेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, एंड ऑफ कोर्स बोथ आर मेजर्ड at same temperature and pressure. तो डेंसिटी ऑफ द गैस और डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस। बट आपको एक बात पहले ही पता है, ट्रीटिंग द गैसेस टू बी आइडियल, Pm इज इक्वल टू DRT। ये हमने पहले कहा भी था इक्वेशन कि PV इज इक्वल टू NRT का ही एक दूसरा फॉर्म है Pm इज इक्वल टू DRT। अगर यहां से टेम्परेचर सेम हो, R तो खैर है ही कांस्टेंट, प्रेशर भी सेम हो, तो वी कैन से दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। तो यहीं से अगर हम क्या कह दें, रेशियो ऑफ द डेंसिटी वुड बी सेम एज रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस। तो मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। अब बात आती है कि सर रेफरेंस गैस लें क्या? क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हो तो आप उसे ले लो, और नहीं दिया हो तो क्या मान लें फिर? हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस गैस। तो जनरली if not mentioned, in question, reference gas is H2। तो फिर वेपर डेंसिटी किसी गैस की क्या हो गई? मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2, which is nothing but molar mass of the gas upon molar mass of H2। अब सभी जानते हैं 2, so like that we can say it is a formula। तो अगर हाइड्रोजन को रेफरेंस ले रहे हैं, जो कि हम यूजुअली लेते हैं, तो बस मोलर मास ऑफ द गैस को मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यू गेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट? इट इज अ रेशियो ऑफ मोलर मासेस and molar masses do not depend on temperature। तो यहीं पर लिख देंगे इस बात को, independent of temperature। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, ये किसी स्पेसिफिक गैस की डेंसिटी है, मोलर मास अपॉन 2, बट कई बार गैस मिक्सचर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। फॉर ए गैस मिक्सचर vapor density of the mixture will be मोलर मास ऑफ द गैस। तो अब लेंगे नहीं, अब तो मिक्सचर का मोलर मास क्या होता है? m एवरेज। और m एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट, सो डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब हम वेरिएशन को यूं कह सकते हैं, इन ए क्लोज्ड वेसल वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर और m एवरेज टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो
m एवरेज घटता है तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑल्सो विल डिक्रीज। यहां मिक्सचर भी लिख सकते हैं, सो लाइक दैट यू कैन से। अब अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, मिक्सचर के लिए वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो जस्ट m एवरेज फाइंड आउट करो, जैसे पहले सीखा था, एंड डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ए वेसल contains H2 CH4 He in mass ratio 2:4:1. Find vapor density of gas mixture. मान लो ये एक क्वेश्चन हो, तो हाउ टू सॉल्व। अब देखो H2 CH4 हीलियम, मास रेशियो कितना दिया हुआ है 2:4:1, तो 2/2, 4:16, 1/4 मोलर मास से डिवाइड कर दिए। अब ये क्या बन गया, मोल रेशियो। मोल रेशियो मतलब 1:1/4:1/4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:1:1। अब आ गया मोल रेशियो। वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, हाफ इंटू एम एवरेज, और एम एवरेज क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अब टोटल मास तो वी कैन फाइंड आउट, ये मोल्स का रेशियो आ गया, तो वी कैन से दैट 4 into 2 plus 1 into 16 plus 1 into 4 upon total moles 4 plus 1 plus 1. Once you solve it, 4 और 2 6, 12, 1/12 into 8 plus 16 plus 4, 28 upon 12. फर्दर सॉल्व कर लेंगे, दैट्स योर आंसर। नो यूनिट, नो डायमेंशन, सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर। इट इज जस्ट हाफ ऑफ द एम एवरेज। एम एवरेज हम कैसे निकालते हैं, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द क्वेश्चंस। आई थिंक दैट इज इट अबाउट। इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर।